अस्सलाम वालेकुम। आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर हमने जो टॉपिक चूज़ किए हैं वो एक तो रिट जुरिसडिक्शन है हाई कोर्ट की 199 जिसको पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लाइक सिंध वाले जितने हैं, कराची सीपी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन वो, और साथ में हमने सुप्रीम कोर्ट की जितनी जुरिसडिक्शंस हैं उसको डिस्कस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं जो 199 से। अच्छा, 199 जो है, सबसे पहले तो आपने देखना है कि व्हाट इज रिट। रिट का क्या मतलब होता है? ये लैटिन टर्म है रिट। रिट का मतलब क्या होता है? रिट का मतलब क्या होता है कि सैंक्शंस के जरिए कोई भी कानून हुक्म, कोई भी हुक्म क्या है उसको जारी रखना। रिट ऑफ द स्टेट, उसको क्या करना जो है इन्फोर्स रखना, वो क्या है? रिट है। और रिट हमेशा स्टेट के खिलाफ होती है। याद रखिए, रिट किसके खिलाफ होती है? स्टेट या स्टेट फंक्शनरी के खिलाफ। अब बात पता क्या, अगर आप देखें ये जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट के अंदर जब हम देखते हैं इसमें वर्ड रिट लिखा ही नहीं हुआ। क्या नहीं लिखा हुआ? रिट का वर्ड नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि एडिक्वेट रेमेडीज हैं जो लॉ प्रोवाइड करता है और आप क्या करते हैं, ले सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर जो रिट वाली बात के अंदर आपने देखना है कि रिट यहां पे दो तरह से हो सकती है। नंबर वन, हमारे यहां एक होता है अग्रीव्ड पर्सन और एक होता है एनी पर्सन। तो कौन सी रिट्स हैं जो अग्रीव्ड पर्सन कर सकता है? अग्रीव मतलब जिदी मंजी थले अग बल उठ के भज पेंदा, लाइक जिसको प्रॉब्लम होगी, आप जिसके साथ क्रिएट करेंगे, जिसके साथ कोई इशू होगा वही जाए, वो अग्रीव पार्टी है। और एक होता है कि एनी पर्सन, वो लाइक उसको समझ लो कि पब्लिक एट लार्ज, जैसे कहते हैं राइट ऑफ रेम है, राइट इन रेम है ना, आप देखते हैं तो जस्ट इन रेम, जैसे हम कहते हैं जस्ट इन रेम, ये हमने एक पढ़ा हुआ है, लैटिन टर्म है जस्ट इन रेम, ठीक है। और जस्ट इन पर्सोनम, ठीक है, ये है जस्ट इन पर्सोनम, ठीक है, और ये है जस्ट इन रेम। अच्छा देखिएगा, जस्ट इन पर्सोनम से मुराद है जस्ट पर्सन, जो अग्रीड पर्सन हैं उनका राइट है, ठीक है। और एक जस्ट इन रेम है, रेम मतलब पब्लिक एट लार्ज, कोई भी एनी पार्टी एनी पर्सन जा सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपने देखना है कि रिट के अंदर जाने के लिए आपके पास अब बाज़-औक़ात कोई लॉ होता है जिसकी इन्फ्रिंजमेंट हो रही होती है, कोई ऑर्डर होता है इन्फ्रिंजमेंट हो रही होती है, बट कोई गवर्नमेंट फंक्शनिंग कर रही है या कोई भी गवर्नमेंट लॉ की वायलेशन हो रही होती है, तो आप चले जाते हैं रिट में। अब देखिए, रिट में तो आप चले जाते हैं, लेकिन आप उस लॉ की वायलेशन पे नहीं जा रहे। आप कहते हैं उस लॉ के रूल्स बने हुए। क्या बने हुए? रूल्स। अब हमारे यहां देखिएगा, रूल्स भी दो तरह के होते हैं। हर कानून के अंदर एक रूल लिखने की, रूल बनाने की परमिशन दी होती है, एक रूल बनाने की परमिशन नहीं दी होती। तो जिस लॉ के एंड पे आपको लॉ के अंदर परमिशन मौजूद हो रूल्स बनाने की, उनको कहते हैं स्टैट्यूटरी रूल्स। कौन से? स्टैट्यूटरी रूल, ठीक है, स्टैट्यूटरी रूल्स। और एक होता है नॉन स्टैट्यूटरी रूल, ठीक है। अब नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स और स्टैट्यूटरी रूल्स में क्या फर्क है, ये यहां बताना क्यों जरूरी था कि जो तो स्टैट्यूटरी रूल्स होंगे, स्टैट्यूटरी रूल्स का मैंने डेफिनेशन बताई आपको कि लॉ परमिट टू मेक रूल्स या मेक रूल्स तो इन कंफर्मिटी विद द लॉ, और वो देखकर तो उन रूल्स को क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी रूल्स। और जहां पे वो खुद अपने ताई बना लें तो वो रूल्स कौन से हैं?
और ये देखिएगा कि जितने भी नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स होंगे उनके अंदर रिट लाई नहीं करती। अगर किसी भी रूल की वायलेशन हुई उस लॉ के, बाय लॉज जो रूल्स बने हैं, तो उनके खिलाफ रिट लाई नहीं, जी, नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स के खिलाफ रिट लाई नहीं करती, और जो स्टैट्यूटरी रूल्स है उनके खिलाफ रिट लाई करती है। ठीक है, पहली बात। अब बात आती है कि रिट्स, अब हमारे यहां ये जो पूछा बड़ा जाता है कि जी कौन कौन सी रिट्स मौजूद हैं, तो रिट्स के नाम तो मैंने लिख दिए हैं, आपको समझा भी देता हूं, लेकिन ये जो नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स होते हैं, जैसे कोई भी डिपार्टमेंट अपने रूल बना लेता है कुछ भी, तो फिर इनकी रेमेडीज अलग सी होती हैं। रेमेडीज जरूर होंगी, डेफिनेटली आपको अग्रीव्ड है तो आप रेमेडी लेंगे, बट रिट रेमेडी नहीं है। क्या कोई भी अदारा ऐसे नॉन स्टैट्यूटरी तरीके से रूल्स बना सकता है? हाँ, डेफिनेटली, अगर लॉ में परमिशन नहीं है तो रूल्स वो पहले बनाएगा ना रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, जो चीजें उसमें नहीं है वो बनाएगा, बट इनकर आप उसकी अप्रूवल नहीं हुई होती क्योंकि आपको पार नहीं दी गई होती ना। आप अक्सर देखते हैं, जैसे आप देखते हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है आपका, तो उसके अंदर लिखा हुआ एंड पे पावर टू मेक रूल। तो जब पावर टू मेक रूल है तो रूल बन जाएंगे, तो वो कौन से रूल्स होंगे? स्टैट्यूटरी रूल्स। और अगर पावर टू मेक रूल नहीं है तो वो नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स है। अच्छा, अब ये जो आपका 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन भी कहते हैं, रिट पिटीशन भी कहते हैं, इसके साथ हम चलते हुए अब हमारे यहां रिट 5-6 किस्म की रिट्स हैं, बट नेम नहीं है ना। पूछा जाता है कि ये नाम आपने कहां से लिया। देखिए, हर डेफिनेशन को सम अप किया जाता है, लैटिन सम अप कर लेते हैं। ठीक है, लातीनियों ने बड़ा काम किया। लैटिन ने सरशराय बोला, लैटिन ने मैंडमस बोला, लैटिन ने प्रोहिबिशन बोला, लैटिन ने सरशराय बोला। तो जब ये सारे लातीनी लैटिन बोल रहे हैं तो इट मींस उनकी डेफिनेशन क्या, वो यही है जो इन्होंने डिफाइन किया यहाँ पे, बट इन्होंने ये नहीं कहा। हाँ, इन्होंने डिफाइन किया है, नाम नहीं लिखे। तो ये लैटिन टर्म्स हैं आपका। कौन सी? पहली मैंडमस रिट है, दूसरी प्रोहिबिशन है, तीसरी सरशराय है, चौथी फंडामेंटल रिट है, जिसको हम 5वीं लास्ट पे भी ले जाते हैं, क्योंकि इसको मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा कि ये अग्रीव पार्टी कर सकती है। मैंने इसलिए राइट इन पर्सोनम लिखा कि तो ये क्या है, जस्ट इन पर्सोनम ना, तो ये इसीलिए कि ये इसमें आती है 199(1)(c) के अंदर ही आती है। सर आपने बोला एनी पर्सन एंड अग्रीव्ड पर्सन। हाँ, तो अग्रीव्ड पर्सन जो कौन से रिट्स कर सकता है? ये लिखी हुई है, ये सारी ऊपर वाली सारी अग्रीव्ड है। मैंने यही तो ऊपर हेड भी यही दिया हुआ है, फंडामेंटल भी इसी में आती है जी। ठीक है, मेरा फंडामेंटल राइट अगर अग्रीव्ड, मेरा अगर इन्फ्रिंज हो रहा है तो मैं अग्रीव्ड हूं ना, तो मैं ही जाऊंगा। तो सर ये सरशराय की क्या स्पेलिंग है? CRTIO RARI सरशराय। ठीक है, फंडामेंटल राइट, प्रोहिबिशन एंड मैंडमस। ठीक है सर, ये प्रोहिबिशन एंड ये हेबियस कॉर्पस एंड quo warranto are the writs of jus in rem. This is jus in rem. ये एनी पर्सन कर सकता है, कोई भी शख्स। ठीक है, किसी को डिटेन किया गया, डिटेन है, कोई पब्लिकली डिटेन है, तो कोई भी शख्स डिटेन है तो कोई भी शख्स जाके उसकी एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक है, कि डायरेक्ट that a person in custody within the territorial jurisdiction of the court the brought before it, so that the court may satisfy itself that he is not being held in custody without lawful authority or in an unlawful manner. ये हम हेबियस को कहीं और भी पढ़ते हैं, मैडम पढ़ते हैं कहीं और 491 CRPC में, तो वो वहां पे भी रेमेडी है आपके पास मौजूद। ठीक है, तो अक्सर हम इसीलिए हम सेशन कोर्ट के पास चले जाते हैं, एडिशनल सेशन जज के पास, तो वहां पे भी ये रिट हो जाती है। लेकिन आप 199 में भी आ सकते हैं, 199 के अंदर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट भी इसको सुन सकता है। 552
भी वो तो abduction, औरत under की 16 कस्टडी, औरत को इलीगल डिटेन किया हुआ, और ये सर 100 भी तो है ना मैजिस्ट्रेट। that is magisterial part, but we are talking about discussing only the topic, discussing only Constitution of Pakistan, and by the way we twisted and we switched to the CRPC. So this one of the same thing given in the CRPC. So नेक्स्ट मैं आपको बता रहा था को वारंटो अंडर व्हाट कैपेसिटी। आप देखिए को वारंटो के अंदर वो कहता है कि किसी ने ऑफिस होल्ड किया है, किसी ने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है, ठीक है, तो पूछते हैं अंडर व्हाट कैपेसिटी, आप कैसे आए भाई यहाँ पे बताएं, ठीक है, आप नॉट होल्ड एनी प्रॉफिटेबल ऑफिस बाय व्हाट वारंट, वारंट कहते हैं हुक्म, भाई तुम ये कर रहे हो किस लॉ के तहत, कोवरेंटो का मतलब क्या है, बाय व्हाट वारंट, किस हुक्म के तहत ये काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं ये रिट ऑफ कोवरेंटो है। तो ये दो रिट तो क्लियर हुई। सर मुझे कोवरेंटो की समझ नहीं आई। अंडर व्हाट वारंट आप कोई काम कर रहे हैं, मतलब पब्लिक ऑफिसर जो है कोई भी आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर सकता, कर सकता है, ठीक है, नॉट हेल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिटेबल, ठीक है, समझ आ गई। यस सर। तो आप कोई भी शख्स क्या कर सकता है, आप और पूछा जा सकता है कि अगर आप कहते हैं ऑफिसर है मैं, कि मैं ऑफिसर हूं, कहा किसने अपॉइंट किया आपको, और व्हाट कैपेसिटी एंड व्हाट वारंट यू आर हियर, तो वो सारी बातें आप को वारंटो में जा सकते हैं, ठीक है, ये रिट ऑफ को वारंटो है। या पढ़ते हैं ना, रिक्वायरिंग अ पर्सन विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन of the court holding or purporting to hold a public office to show under what authority of law he claim to hold that office। भी मैं कहता हूं, मैं आज से मैं कहता हूं कि मैं जज हूं जनाब, ठीक है, तो जब मैं जज हूं तो कैसे मैं जज लगा, किसने मुझे लगाया, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है मेरे से, ठीक है। अगर पब्लिक ऑफिस कोई भी मैं शो करता हूं तो मैं कोर्ट होल्ड करेगा कि बताया जाएगा कि किस कैपेसिटी में, उसके बारे में जो इंक्वायरी होगी उसके बारे में, लेकिन वो जुरिसडिक्शन डेफिनेटली बार बार कह रहा है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन तो लाहौर हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंदर देखा जाएगा, फिर आगे इन्होंने बेंचेस को फर्दर तकसीम किया, उस बेंचेस को देखा जाएगा कि उस बेंच की भी जुरिसडिक्शन इन्होंने बताई हुई है ना, लेकिन होगा हाई कोर्ट के अंदर ही। ये दो चीजें समझ आ गई सर। ये मैंडामस और प्रोहिबिशन जी। ऊपर आते हैं, मैंडामस होता है टू डू अ थिंग, टू डू अ थिंग अंडर द लॉ व्हाट लॉ परमिट्स टू डू, ठीक है। मैंडामस का मतलब क्या होता है कि वो करो जिसका लॉ ने आपको कहा, डायरेक्टिंग अ पर्सन परफॉर्मिंग विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट फंक्शन इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन और अ प्रोविंस और अ लोकल अथॉरिटी, ठीक है, टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग इज नॉट परमिटेड टू डू बाय लॉ, ये प्रोहिबिशन है। रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग इज नॉट परमिटेड बाय लॉ टू डू, ये हमेशा वाइस वर्सा होती है कि जनाब इसको रोका जाए, ये ना करे क्योंकि इसको लॉ ने परमिशन नहीं दी, और ये करे क्योंकि इसको लॉ ने परमिशन। अगला लफ्ज क्या है, or to do anything he is required by law to do, to do or not to do anything he is required by law to do, वो है आपका mandamus। and prohibition क्या है, refrain from doing anything which is not permitted by the law, ये ठीक है, prohibition में आएगा, ये prohibition में आएगा। to mandamus and prohibition vice versa है ना, एक काम नहीं कर दिया गया, लॉ ने आपको परमिट नहीं किया तो आप वो करते हैं तो कहा जाता है इसको रिफ्रेन करें, जो रिफ्रेन है वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, ठीक है, प्रोहिबिशिया भी कहते हैं प्रोहिबिशन, जो रिक्वायर्ड है बाय द लॉ वो करे तो उसको कहते हैं रिट ऑफ मैंडेमस, इसको मैंडेट करें, मैंडेट, शाबाश जी, और इसको प्रोहिबिट करे, नॉट टू डू, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग the things which is जी। prohibited by the law। ये दो चीजें होंगी मैंडेमस एंड प्रोहिबिशन।
सर्शराय क्या है? ये आप देखिए 199(1)(a)(2 मैंने लिखा है 199(1)(a)(2। सर्शराय क्या है? Declaring that any act done or proceeding taken within territorial jurisdiction of the court by person performing function in the connection with the affairs of federation or province or local authority has been done or taken without lawful authority. अच्छा, doing anything without lawful authority. हाँ जी, उसको इलीगल डिक्लेयर कर देना, उसे कहते हैं डिक्लेयर करें, दैट इज रेट ऑफ सर्शराय एंड हैव नो लीगल इफेक्ट। ठीक है, उसका कोई कानूनी असर नहीं रखता वो ऑर्डर जो इसने किया, उसको डिक्लेयर करना, वो क्या कहलाता है? आपका रिट ऑफ सर्शराय। तो ये तो हो गई रिट्स। ठीक है, फंडामेंटल रिट आपके यहां जैसे 184 हमने यहां पे 184(3) सो मोटो हमने पढ़ा था। ये किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी वो सो मोटो मतलब होता है बजाते खुद, आज खुद नोटिस। उर्दू में क्या कह रहे होते हैं हम? आज खुद नोटिस ले लिया जनाब फलां इशू का, बंदे मार गए सारी दुनिया के, लेकिन अभी तक आज खुद नोटिस नहीं हुआ। लेकिन जहां पे कोई बात पॉलिटिकल आ जाए, कुछ भी हो जाए, वहां आज खुद नोटिस हो जाते हैं। तो ये लॉ का मिस यूज है। खैर मैं इस बात की तरफ नहीं आता। हम ये देखते हैं कि आज खुद नोटिस भी फंडामेंटल राइट पे लिया जा सकता है। जैसे कि पीछे वो जो थे साकिब निसार, उन्होंने बहुत इस पे वर्क किया। किस पे? फंडामेंटल। अब फंडामेंटल राइट भी आप कर सकते हैं कि जनाब ये मेरा फंडामेंटल राइट है, इन्फ्रिंज हो रहा है, मुझे राइट है लाइफ और लिबर्टी का, मैं जीना चाहता हूं, मुझे जीना नहीं दिया जा रहा। लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर आपकी क्या चीज आती है? आपकी बिजली, बेसिक नेसेसिटीज आती हैं, पानी, बिजली, गैस, ये सब क्या है? आपकी फंडामेंटल लाइफ है। ये क्या है? आपकी लाइफ है, जिया ही नहीं जाता इनके बिना। ठीक है, तो ये लाइफ है, ये आपको देना है, लेकिन ये ज्ञान नहीं मिल रहा तो आप रिट में जाते हैं, लेकिन हम नहीं जाते, तो हमारी मर्जी। इसके अंदर बहुत सारा कुछ, रिट्स के अंदर बहुत सारा कुछ कवर होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं जाते। नो नॉलेज हाउ टू इम्प्लीमेंट द लॉज। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ आजकल तो पाकिस्तान के अंदर एक खिलाड़ी, हमें खेल बना हुआ है। टाइम टेकिंग और एक्सपेंसिव है बहुत। तो वो कैसे होगा? जब तक कौमें ठीक होती हैं तो ही लॉ की इम्प्लीमेंटेशन होती है, तब ही जो है सारे काम होते हैं। कौम जब तक एक नहीं बनते तब तक ना लॉ की इम्प्लीमेंटेशन होती है, ना लॉज बनते हैं। ठीक है, आप देखें वेस्ट को, वो तो कुत्तों के लिए इतने लॉज बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कौम है, अपने साथी भाई के लिए तो वो कर ही रहे हैं, बट साथ में अपने पेट्स का भी ख्याल करते हैं ना। तो ये चीजें, खैर ये आपका क्या है? फंडामेंटल राइट 199 का आपका आर्टिकल 199 का 2 है। देखिए C 199(1)(c), उसके अंदर लिखा हुआ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ रीड पर्सन मेक एन ऑर्डर गिविंग सच डायरेक्शन टू एनी पर्सन और अथॉरिटी इंक्लूडिंग any government exercising any power or performing any function in or in relation to any authority territory within the jurisdiction of the court as may appropriate for the enforcement of any fundamental rights conferred by chapter 1 part 2, वो 8 to 28 वो सारे। ठीक है, अब ये सारी बातें उसने कहा। अब सब सेक्शन 2 देखेंगे तो वो क्या कहा? सब आर्टिकल 2 कहता सब्जेक्ट टू एनी कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू मूव हाई कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय चैप्टर 1 पार्ट 2 शैल नॉट बी अब्रेज्ड। क्या नहीं किया गया? उसका कम नहीं किया गया, उसका खुलासा नहीं किया गया, उसको अब्रिज नहीं किया गया। फिर है अब कौन सी चीजें, रिट्स कहां पे नहीं लागू होती, रिट किसके खिलाफ नहीं हो सकती, ये बातें भी इंपॉर्टेंट है।
कि रिट किसके खिलाफ नहीं हो सकती। वो 3 क्या बताता है, कहते हैं एनी ऑर्डर शैल नॉट बी मेड अंडर क्लॉज 1। क्लॉज 1 ही हमने पढ़ा, ये सारी क्लॉज 1 के अंदर ही थी। कहां, कहता ऑन एप्लीकेशन मेड बाय एनी रिलेशन टू अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। किसके खिलाफ नहीं हो सकती, अगेंस्ट आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस के खिलाफ, और who is for the time being subject to any law relating to any those forces, या उन लॉ के, उन आर्म फोर्सेस के लॉज के मुताबिक जो कोई शख्स आ रहा है तो उसके खिलाफ भी क्या नहीं हो सकती, 199 नहीं हो सकती। इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, चाहे उसकी सर्विस के लिए हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर अराइजिंग आउट ऑफ हिज सर्विस, या उसकी सर्विस का कोई मैटर अराइज हो। मतलब आप कहे जी, आर्मी वाला कहे कि मुझे जनाब यहाँ पे फंडामेंटल राइट है, मुझे प्रमोट नहीं किया जा रहा, तो आप रिट कर देंगे, वो कहता नो, रिट लाई नहीं करेगी। आगे अपने डिपार्टमेंटल लॉज जी, ठीक है। फिर इन आर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन टेकिंग इन रिलेशन टू हिम एज अ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान और एनी पर्सन सब्जेक्ट टू सच लॉ, कुछ भी हो आर्म फोर्सेस के लॉज के मुतल्लिक, आर्म फोर्सेस के पर्संस के मुतल्लिक कोई भी रिट लाए नहीं करती, ठीक है। और नंबर 4, वेयर एन एप्लीकेशन मेड टू हाई कोर्ट फॉर एन ऑर्डर अंडर पैराग्राफ ए और पैराग्राफ सी 1, एंड अगली बात क्या करता है, द मेकिंग ऑफ एनी इंटरिम ऑर्डर, ठीक है। ये देखिएगा आपके पास, मेरे पास शायद पूरा नहीं है, आपके पास देखिए, वो कह रहा है जहां एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दी जाती है, पैराग्राफ ए और सी, ए और सी क्या है, ए आपका है पूरा का पूरा वो जो अग्रीड पर्सन वाला, और सी है फंडामेंटल रिट वाला। और दूसरी बात क्या करता है, सर ये क्या कह रहे हैं, इनके खिलाफ इस अगली बात तो सुन लें, इसको कह रहा है कब तक इन्फोर्समेंट होगी इस लॉ की, ये ऑर्डर जो रिट करना है, रिट्स के अंदर किस वक्त तक, कितना अर्सा तक वो बात चल सकती है, वो आगे बताने की कोशिश कर रहा है। और कैसे पहले क्या किया जाएगा, किसी को बुलवाए बिना ये सुन लिया जाएगा, एक्सपर्ट ही ऑर्डर कर दिया जाएगा, इन बातों को बताने की कोशिश कर रहा है। क्या, किसमें, ये आपके 4 में। The making of an interim order would have to affect the prejudice or interfering with the carrying out of the public work or the otherwise being harmful to the public interest or state property or impeding the assessment or collection of public revenues। ये 2 चीजें, एक तो उसने कहा सी और ए, इसके अंदर या कोई ऐसा जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट हो, या कोई टैक्स का मामला हो, या कुछ इस तरह के असेसमेंट का, तो फिर क्या करेगी कोर्ट, सबसे पहले द कोर्ट शैल नॉट मेक एन इंटायरम ऑर्डर, नहीं करेगी, कब तक, अनलेस द प्रेस्क्राइब्ड लॉ ऑफिसर हैज बीन गिवन नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन एंड ही or any person authorized by him in this that behalf has had an opportunity of being heard, and the court for reason to be recorded in writing is satisfied that the interim order, वो कहते हैं नो वन शुड बी कंडेम्ड इन मैटर्स में, इनमें नहीं, हेबियस में जरूरी नहीं ना, हेबियस में भी वो नोटिस करते हैं, सुना जाता है, लेकिन इन चीजों के अंदर पहले नोटिस हो के लॉ ऑफिसर को और उनको बुलाया जाएगा। ये सारी चीजें जो अग्रीव्ड वाली हैं, मैंने पहले ऊपर ही उसको पहले ही बना दिया, ठीक है। पहले क्या किया जाएगा, कोर्ट would not have such effect as aforesaid or would have the effect of suspending an order or proceeding which on the face of the record is without jurisdiction, ठीक है। पहले कोर्ट उसको सेटिस्फाई होगा, नोटिस करेगा, सेटिस्फेक्शन 2 चीजों की ले रहा है, कौन की, would not have such effect as aforesaid, उसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं जो पहले बताया गया, या would have the effect of suspending an order and proceeding which on face of the record is without jurisdiction। ये 2 चीजें देखकर फिर क्या करेगा, ऑर्डर कर सकता है। लेकिन क्या चुना जाएगा, इंटरिम ऑर्डर करने के लिए पहले क्या किया जाएगा, सुना जाएगा, लॉ ऑफिसर को नोटिस करवाया जाएगा, वो आएगा, देन होगा। ये क्या था आपका
4 जो आपका रिट करके आपको ऑर्डर कैसे करना है उन्होंने किसने बताया? 4 ने। 4A क्या है? इंटरम ऑर्डर कब तक, कितना अरसा तक वैलिडेट रहेगा। ठीक है, कोई इंटरम ऑर्डर अगर हो गया उसकी वैलिडेशन पीरियड क्या है? तो वो कह रहा है एन इंटरम ऑर्डर मेड बाय अ हाई कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम टू क्वेश्चन द वैलिडिटी or legal effect of any order made, proceeding taken or act done by any authority or person which has been made, taken or done or purport to be done, made, taken or done under any law is specified in part 1 of the schedule or relates to or in connection with state property, assessment of collection, public revenue shall cease to effect। अब देखो वो कह रहा है जो उसने लॉ किया, उसने ऑर्डर किया, स्टे दे दिया, लेकिन वो स्टे हो किसके लिए? स्टेट प्रॉपर्टी के मुतालिक हो या असेसमेंट और कलेक्शन ऑफ पब्लिक रेवेन्यू का हो, तो वो सीज टू बी इफेक्ट होगा कब? ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ 6 months फॉलोइंग डे ऑन विच द मेड। ठीक है, provided that the matter shall be finally decided by the High Court within 6 months from the date on which the interim order is made। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा नहीं होता। खैर, अगर 4B है, जरूरी है 4B। ठीक है, every case in which on an application under 1 the High Court has been interim order shall be disposed of by the High Court on merits within 6 months from the day on which it is made unless the High Court is prevented from doing so to sufficient cause recorded। अब बात यही है कि आप 6 महीने के लिए कहते हैं तो ये तो 4-4 साल गुजर जाते हैं। कहना फिर अगर उसको लगता है कि नहीं इसको रोके रखना है तो फिर उसको रोके रखेगा। वो उसको कहेगा कि नहीं भाई इसके पास सफिशिएंट कॉज है तो उसको चलने दो, वो फिर स्टे भी चलेगा, इंटरम ऑर्डर चलेगा। एंड नंबर 5 के अंदर डेफिनेशन बताई हुई, बार बार लफ्ज पर्सन यूज हो रहा है, हु इज पर्सन, और बार बार लॉ ऑफिसर यूज हो रहा है, तो लॉ ऑफिसर कौन होगा? तो ये 2 चीजें बतानी जरूरी है इसके अंदर। कौन सी? एक पर्सन और एक प्रेस्क्राइब्ड लॉ ऑफिसर। 2 लफ्ज यूज हुए हैं ना, क्राइब्ड लॉ ऑफिसर। तो पर्सन कौन है? पहली बात बताता है द पर्सन इंक्लूड एनी बॉडी, पब्लिक, पॉलिटिक or corporate, any authority or under the control of the federal government or of a provincial government and any court or tribunal other than the Supreme Court, High Court or a court or other established under the law of the। अब देखिए against any person, तो उसने कहा no writ lie against the High Court। आप कोर्ट, हाई कोर्ट के खिलाफ भी रिट करना चाहें तो वो भी नहीं है। तो उसके अंदर उसने कहा, यहां पे पढ़े, उसने कहा पॉलिटिक एंड उसने एनी अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ आर एंड एनी कोर्ट ट्राइब्यूनल अदर देन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी रिट नहीं कर सके, हाई कोर्ट के खिलाफ भी नहीं कर सकते, और कोर्ट और ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर लॉ रिलेटिंग टू आर्म फोर्सेस के खिलाफ भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत सवाल पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी रिट नहीं हो सकती, हाई के खिलाफ भी रिट नहीं हो सकती, और आर्म फोर्सेस के खिलाफ। 3 चीजें तो उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, अगली बात उसने कहा प्रेस्क्राइब्ड लॉ ऑफिसर मींस, उसने कहा इन रिलेशन टू एनी एप्लीकेशन affecting the federal government or an authority or any under the control of public federal government attorney general। तो अगर तो गल होएगी फेडरल गवर्नमेंट की तो फिर कौन लॉ ऑफिसर होगा? अटॉर्नी जनरल। और अगर प्रोविंशियल की होगी तो एडवोकेट जनरल। वो आपको पता है 100 में कौन अपॉइंट होता है? अटॉर्नी जनरल। और 140 हाँ जी क्या 140 में एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ये 2 चीजें। तो ये चीजें थी जो हमने करनी थी। ये इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम ये हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।